नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी की संसद में बहाल होने के बाद वो वायनाड के दौरे पर हैं। उन्होंने वहां भी मणिपुर का मुद्दा उठाया और लोगों की परेशानी बताई। उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ ही उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन वहां हजारों लोग मुसीबत में हैं जो परेशानी का सामना कर रहे हैं। किसी का घर जला दिया गया है, किसी का भाई मार दिया गया है, किसी की बहन के साथ रेप किया गया है, किसी के माता पिता का कत्ल कर दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा, ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरे मणिपुर में मिट्टी का तेल फेंककर आग लगा दी हो। इस साल के आखिर में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी राज्य के दौरे पर हैं। उन्होंने शनिवार को सागर जिले में कवि और समाज सुधारक संत रविदास को समर्पित मंदिर सह स्मारक की आधारशिला रखी। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा, पहले की सरकार में जो योजनाएं आती थी वो चुनावी मौसम के हिसाब से लाई जाती थी, लेकिन हमारी सोच है कि हम महिला, दलित और आदिवासी के साथ हर समय खड़े रहें। उन्होंने आगे कहा, कोविड महामारी के दौरान मैंने तय किया कि मैं गरीबों को भूखा नहीं सोने दूंगा। आपका दर्द समझने के लिए मुझे किताबें ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। इसमें 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया और आज पूरी दुनिया हमारे प्रयासों की सराहना कर रही है। मणिपुर हिंसा को भड़के हुए 100 दिन से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन छोटे से राज्य मणिपुर में सरकार अभी तक हिंसा को काबू में नहीं कर पाई है। इस बीच मणिपुर में बीजेपी की सहयोगी पार्टी एनपीएफ यानी नागा पीपुल्स फ्रंट के नेता लोरहो फोजे ने बहुत गंभीर बातें कही हैं और बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा कि मैं संसद में बोलना चाहता था, लेकिन मुझे संसद में बोलने का मौका नहीं मिला। मुझसे कहा गया कि गृहमंत्री ही बोलेंगे। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि राहुल गांधी ने मणिपुर के लिए अच्छा बोला। इसकी वजह यह है कि वो हिंसा के बाद ही मणिपुर गए थे और वहां के लोगों से बातचीत की थी। इससे वहां के लोगों में उनके प्रति पर्सनल टच पैदा हुआ। उन्होंने कहा, मणिपुर मुद्दे पर मेरा बोलना बहुत जरूरी था। हम इस मुद्दे को लेकर इमोशनल हैं। हम देश को बताना चाहते हैं कि वहां की स्थिति को लेकर पब्लिक कैसा महसूस कर रही है। ये हमको बोलना ही पड़ेगा। मेरी पार्टी बीजेपी के साथ मणिपुर में गठबंधन में है, इसलिए हमने गृहमंत्री को ही बोलने दिया। हालांकि हमारा बोलने का बड़ा मन था। बीजेपी ने हमारे लिए बहुत सारी चीजें की हैं। कांग्रेस के दौर पर बहुत कुछ उल्टा हुआ था, लेकिन सच ये है कि मेरा मणिपुर जल रहा है। 100 दिन से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी तक हिंसा नहीं थमी है। ये दुखद है। उन्होंने कहा, पहले मणिपुर में हर हफ्ते कोई ना कोई मंत्री आता था, लेकिन हमारे कठिन समय में हमारे पास कोई भी नहीं आया है। मध्य प्रदेश के भाजपा के उपाध्यक्ष आलोक शर्मा का मुसलमानों को लेकर दिया गया बयान विवादों में आ गया है। वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। वहां उन्होंने कहा, जाबरा के मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं, क्योंकि तुम वोट तो दोगे नहीं, मियां वोट मत देना, पर दिल से स्वीकार करो कि जिस मकान में तुम रह रहे हो वो मकान प्रधानमंत्री की योजना से मिला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मियां भाई, बीजेपी को वोट मत देना, लेकिन वोट डालने भी मत जाना। भैया इतना तो कर दो यार, इसमें तुम्हारी भी रह जाएगी और हमारी भी रह जाएगी। आलोक शर्मा जाबरा में थे, जहां पर अच्छी खासी मुसलमानों की आबादी है, और अब उनके बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ उनके उस सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है। प्रियंका के आरोप को झूठ बताते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता से आरोप का समर्थन करने वाले सबूत मांगे और चेतावनी दी कि राज्य सरकार और भाजपा के सामने कार्रवाई के विकल्प खुले हुए हैं। प्रदेश भाजपा प्रमुख वीडी शर्मा ने आरोप लगाने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट में एक फर्जी पत्र का हवाला देने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। बता दें, शुक्रवार को प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर दावा किया कि मध्य प्रदेश के ठेकेदारों के संघ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि उन्हें 50% कमीशन देने के बाद ही भुगतान मिलता है। प्रियंका गांधी ने लिखा, कर्नाटक में भ्रष्ट बीजेपी सरकार 40% कमीशन की वसूली करती थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकल गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त विधेयक पेश किए जाने पर केंद्र सरकार की आलोचना की। बनर्जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अराजकता के सामने झुकती है। बंगाल के मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर लिखा, न्यायपालिका के सामने झुकने के आह्वान के बीच बीजेपी अराजकता के सामने झुकती है। सीईसी के चयन के लिए बनी 3 सदस्यीय समिति में सीजेआई की भूमिका अहम है। हम चुनाव आयोग के चयन में सीजेआई की जगह कैबिनेट मंत्री को नियुक्त करने का कड़ा विरोध करते हैं। असुविधा से पता चलता है
कि उनके वोट हेरफेर को नुकसान हो सकता है। बनर्जी ने कहा, क्या उनका लक्ष्य न्यायपालिका को मंत्री द्वारा संचालित कंगारू अदालत में बदलना है? हम भारत के लिए न्यायपालिका से प्रार्थना करते हैं माय लॉर्ड, हमारे देश को बचाएं। बता दें, सरकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने के पैनल से सीजेआई को बाहर कर रही है। उसके विधेयक में कहा गया है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के पैनल की सिफारिश पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस पैनल की अध्यक्षता करेंगे। बता दें, अगर ये विधेयक प्रभाव में आता है तो ये सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2023 के फैसले को खारिज कर देगा, जिसमें कहा गया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश के पैनल की सलाह पर की जाएगी। प्रधानमंत्री के बयान पर ममता बनर्जी ने कहा कि बिना किसी सबूत के टीएमसी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि लोगों का नुकसान हो। बीजेपी के लोगों ने बंगाल में कई लोगों को मारा है, उन्होंने 16-17 लोगों को मारा। ममता बनर्जी ने कहा, पीएम मोदी बिना किसी सबूत के बोल रहे हैं। वो चाहते हैं कि आम लोगों को परेशानी हो। आप भ्रष्टाचार के मुद्दे नहीं उठा सकते क्योंकि आप पीएम केयर्स फंड, राफेल डील और नोटबंदी जैसे मुद्दों से घिरे हुए हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने भाजपा के पंचायती राज कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा था कि टीएमसी ने पंचायत चुनाव में खूनी खेल खेला है। ममता ने कहा, आप लोगों को कभी कभी मूर्ख बना सकते हैं लेकिन हर समय नहीं। कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा से अपने निलंबन पर कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने और मंत्रियों को परेशान करने के आरोप में लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को 10 अगस्त को सदन से सस्पेंड कर दिया गया था। ये पहली बार था जब लोकसभा में कांग्रेस नेता को सस्पेंड किया गया। चौधरी के निलंबन का प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पेश किया था। चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को कहा कि हाल ही में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव की हार ने पूरे देश में नकारात्मकता फैलाने वालों को करारा जवाब दे दिया है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने अविश्वास मत से ठीक पहले वॉकआउट किया क्योंकि इससे उनके गठबंधन में दरारें उजागर हो जाती। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पश्चिम बंगाल में भाजपा के क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष के सदस्य संसद को बीच में ही छोड़कर चले गए। सच्चाई ये है कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से डर रहे थे। गांधी, विनोबा और जयप्रकाश की विरासत मानी जाने वाली संस्था सर्व सेवा संघ वाराणसी में शनिवार को विध्वंस शुरू हो गया। सर्व सेवा संघ रेलवे के साथ भूमि विवाद में उलझा हुआ था। जिला मजिस्ट्रेट ने रेलवे के पक्ष में आदेश दिया था, जिसके बाद परिसर खाली कर दिया गया था। सर्व सेवा संघ परिसर में शनिवार सुबह बुलडोजरों ने गांधी और जेपी की विरासत को ढहा दिया। कई इमारतें तोड़ दी गईं और ध्वस्तीकरण अभियान जारी है। रेलवे और पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई से आक्रोशित गांधी जेपी के समर्थकों ने प्रदर्शन किया और मुख्य भवन के गेट के सामने सड़क पर लेटकर विरोध प्रदर्शन किया। नारेबाजी और हंगामे के बीच गांधीवादी नेता राम धीरज समेत करीब 20 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सर्व सेवा संघ परिसर में एक डाकघर भी है, जिसे खाली करने के लिए 13 अगस्त 2023 तक का समय दिया गया है। डाक महकमे के लोग अपना सामान शिफ्ट करने में जुटे हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों को पुलिस लाइन भेजा गया है। आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए सरकार द्वारा 3 विधेयक पेश किए जाने पर राज्यसभा सांसद और पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, इस देश में समस्या राजनीतिक उद्देश्यों के लिए पुलिस बलों का दुरुपयोग है। जहां भी भाजपा सत्ता में है, राजनीतिक विरोधियों पर हमला किया जाएगा और पुलिस बल आमतौर पर सत्ता में राजनीतिक व्यक्तियों के निर्देशों के तहत काम कर रहा है। प्रस्तावित कानून में राजद्रोह के अपराध से संबंधित प्रावधानों पर कपिल सिब्बल ने कहा, जिस तरह से राजद्रोह कानून में बदलाव किया गया और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों को लागू किया गया, बिना ये परिभाषित किए कि किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। कपिल सिब्बल ने पुलिस को अधिक शक्तियां दिए जाने पर अपनी आशंकाएं जाहिर की हैं। उन्होंने कहा, एक तरफ वो पुलिस को अधिक शक्ति दे रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों को चुप करा रहे हैं, ये अस्वीकार्य है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया है कि बीजेपी के भीतर प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान कम हो रहा है। पत्रकारों से बातचीत में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि देश कभी कांग्रेस मुक्त नहीं हो सकता। इनकी यानी कि मोदी की पार्टी की हालत खराब हो रही है। इनकी पार्टी में फूट है। इनकी पार्टी में मोदी जी का खुद का सम्मान खत्म हो रहा है।
उन्होंने कहा, आज बीजेपी वालों से पूछे कि मीटिंगों में क्या होता है, पहले क्या होता था, अब क्या होता है। मैं मोदी जी को कहना चाहूँगा, आप ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी का मान सम्मान तो रखो। धीरे धीरे आपके खिलाफ आपकी पार्टी में बगावत हो सकती है। बता दें, इससे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि बीजेपी 2024 में जीतेगी, लेकिन मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा ये तय नहीं है, क्योंकि आरएसएस फैसला करेगा और वो अपना फैसला किसी को बताता नहीं है। बता दें, राजनीतिक विशेषज्ञों का भी कहना है कि बीजेपी में मोदी ने वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन कर दिया है, इसकी वजह उनका भय भी हो सकता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक खास इंटरव्यू में कहा कि वो वोट बैंक की राजनीति में शामिल नहीं हैं और इसलिए कांग्रेस के विपरीत वो राजनीति को मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों से नहीं जोड़ेंगे। शर्मा ने कहा कि फिलहाल हमें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, सभी समस्याएं वोट बैंक की राजनीति के कारण होती हैं। उन्होंने कहा कि मैं हर महीने एक बार मुस्लिम इलाके में जरूर जाता हूं, उनके कार्यक्रमों में शामिल होता हूं और लोगों से मिलता हूं, लेकिन मैं राजनीति को विकास से नहीं जोड़ता। मैं चाहता हूं कि मुसलमानों को एहसास हो कि कांग्रेस के साथ उनका रिश्ता वोटों के बारे में है। शर्मा ने कहा, मैंने असम के पिछले विधानसभा चुनाव में भी मुस्लिम इलाके में प्रचार नहीं करने का फैसला किया था। 2016 और 2020 में प्रचार के दौरान मैं मुस्लिम इलाकों में नहीं गया। मैंने कहा था कि मैं चुनाव जीतने के बाद ही जाऊंगा। इस बार भी मैं उनसे कह रहा हूं कि आप जिसे चाहें वोट दें, बीजेपी उनके इलाके में प्रचार नहीं करेगी। दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल की कोर्ट में शुक्रवार को कहा कि चार्जशीट में उल्लिखित अपराधों के लिए ब्रजभूषण और सह अभियुक्त विनोद तोमर के खिलाफ आरोप तय किए जाने चाहिए। सरकारी वकील ने अदालत में कहा कि सीआरपीसी की धारा 188 के संदर्भ में बचाव पक्ष की दलीलें कि धारा 188 की रोक तब लागू होती है जब अपराध पूरी तरह से भारत के बाहर किया जाता है, अन्यथा नहीं। उन्होंने तर्क दिया कि अदालत के पास ब्रजभूषण पर मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र है, क्योंकि विचाराधीन अपराध आंशिक रूप से दिल्ली में किए गए थे। अक्षय कुमार की OMG 2 की एक ओर जहां तारीफ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इसका जमकर विरोध हो रहा है। फिल्म सेक्स एजुकेशन पर आधारित है, जिसमें अक्षय कुमार शंकर भगवान की भूमिका में हैं। OMG 2 को लेकर आगरा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने और महाकाल मंदिर के पुजारियों ने जमकर विरोध किया और अभिनेता अक्षय कुमार का पुतला भी जलाया और घोषणा की कि जो भी अभिनेता को जूते की माला पहनाएगा, उस पर थूकेगा और थप्पड़ मारेगा, इसे ये संस्था 10 लाख रुपए का इनाम देगी। अक्षय कुमार पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत ने गुरुवार को अभिनेता के पुतले और फिल्म के पोस्टर जलाए और कहा कि वो सिनेमा घरों के सामने प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटेंगे। संगठन के अध्यक्ष गोविंद पाराशर ने भी इनाम की घोषणा करते हुए कहा कि कुछ दृश्यों में भगवान शिव का अपमान किया गया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।